हाय फ्रेंड्स, आज आप लोग जो भी सिविल सर्विस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। और इसमें जैसे मैंने पहले आपको तीनों वीडियोस में बताया कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और प्रिपरेशन करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बारे में मैंने आपको एक ब्रीफली बताया था। इसमें फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसमें प्रिपरेशन करते हुए आप कहाँ पे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता। आपकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो मैटर नहीं करती। सिविल सर्विस में जो एक आपकी एक बेसिक जो क्वालिफिकेशन है जो मांगते हैं, जिसमें आपको ग्रेजुएट की करना जरूरी होता है, अगर आपने वो कर रखा है उसके बाद आपकी जो एक प्लानिंग है, स्ट्रेटजी ठीक है और आप सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो इस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के आपके दो पार्ट रहेंगे। जो मेन पार्ट है प्रीलिम्स और जो मेंस है। प्रीलिम्स जो है आपका, उसमें जनरल स्टडीज़ का पेपर है और एक सीसेट का पेपर है और दोनों ही क्वालिफाइंग हैं। मेंस में जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा सब्जेक्टिव होगा, उसमें एक लैंग्वेज और जो इंग्लिश का पेपर है वो क्वालिफाइंग होगा। साथ ही साथ एक जो एसए का पेपर है वो 250 मार्क्स का, जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है वो उसमें 4 पेपर्स होंगे तो वो आपका 250 मार्क्स ईच। इसमें लगातार इसमें 4 जो आपके पेपर हैं वो 1000 नंबर के हो गए, 250 मार्क्स ईच। और साथ ही साथ एक ऑप्शनल पेपर जिसमें आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, उसमें आपके 2 पेपर्स रहेंगे जो 250 मार्क्स ईच रहेंगे। तो इस तरीके से जो मेंस में आपके जो मार्क्स काउंट होंगे तो वो 1750 मार्क्स जो टोटल हैं वो काउंट होंगे, उसमें आपकी मेरिट बनेगी। और फिर उसके बाद जो इंटरव्यू है वो आपका 275 मार्क्स का रहेगा और उसके बेस पे जो फाइनल जो मेरिट है वो डिसाइड होगी। और आपने अपने जो सर्विसेज हैं उसकी क्या प्रेफरेंस दी है उसके बेस पे, और जो आपने अपने कार्डर का जो दिया है एलोकेशन, जो प्रेफरेंस दी है उसके बेस पे आपको सर्विस और कार्डर जो है वो अलॉट होगा। जो प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है उसमें वो क्वालिफाइंग है और उसमें काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जो हैं प्रीलिम्स में अपेयर होते हैं, लेकिन उसमें से अपेयर होने वाले 10% लोग ही हैं जो इसको सीरियसली एग्ज़ाम को लेते हैं। और जो सी सेट है उसमें 33% जो है, अगर आप उसमें आपके मार्क्स आते हैं तो आपका पेपर जो जीएस का जो प्रीलिम्स का है वो चेक होता है। तो सी सेट में ऐसा कोई मेरिट नहीं है प्रीलिम्स में, लेकिन जो आपका जो जीएस का पेपर है उसमें आपको बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। और अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, जो यूपीएससी है वो बहुत ही प्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम है, बहुत ही ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। कोई भी यदि कैंडिडेट आपसे कहता है, स्टूडेंट कहता है कि इसमें बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, उस बात पे यकीन ना करें। साथ ही साथ अभी एक आमिर खान ने एक क्वेश्चन पूछा है अभी नेट पे, उसमें उन्होंने बताया है कि पूछा है कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसके लिए राइटर बताएं कौन सी बुक लें। इसमें जो बुक्स में मैंने आपको पहले बताया था कि एनसीईआरटी की बुक्स अगर आप कर सकते हैं 6 से लेकर 12 तक की हिस्ट्री की तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ स्पेक्ट्रम की जो हिस्ट्री की बुक है उसको अगर आप ध्यान से करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं तो वो सफिशेंट है। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई हैं और जो कई लोग एनसीईआरटी की बुक्स किया है उसमें दिक्कत ये रहती है कि उसमें नोट्स वो काफ़ी ज़्यादा बना लेते हैं और उसको वो रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये ध्यान रखें कि एनसीईआरटी को एक समझने के लिए रखें। उसके बहुत ज़्यादा नोट्स जो हैं अगर आप बनाना कोशिश करेंगे अगर 6 साल की बुक से तो बहुत ज़्यादा नोट्स हो जाएंगे, लेकिन जो बुक आपने नोट्स बनाने हैं वो आप स्पेक्ट्रम की बुक से आप उसमें बना सकते हैं। जो लोग इसमें अभी लाइव जोड़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई भी उनका क्वेश्चन है वो इस समय पूछ सकते हैं, कोई भी उनके दिमाग में डाउट हो अगर तो। प्रीलिम्स में जो एक प्रिपरेशन है उसको अगर आप 5 महीने का जो टाइम है वो सफिशिएंट है प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने के लिए, अगर आप उसको सीरियसली कर रहे हैं। और जो मेंस की जो प्रिपरेशन है उसके लिए लगभग 6 महीने का जो टाइम है वो सफिशिएंट है। प्रीलिम्स के कई टॉपिक्स, कई सिलेबस जो है उसका वो मेंस के सिलेबस से मैच करता है। तो जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है वो आपको मेंस में भी हेल्प करती है। इसमें जो प्रीलिम्स में जो ध्यान देने वाली बात है उसमें जो आप कभी इसमें स्ट्रेस ना लें, तो इसमें जो आपकी स्टेज है, आप प्रीलिम्स की तैयारी कैसे कर रहे हैं, और दूसरा जब प्रीलिम्स का आप जा रहे हैं
हॉल में बैठ रहे हैं यूपीएससी का पेपर देने के लिए, तो उसमें आप बिना स्ट्रेस के, बिना टेंशन के आप किस तरीके से अपने पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, वो एक मैटर करता है। तो प्रीलिम्स का जो पेपर सॉल्व करते हुए कई लोग अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी बनाते हैं कि एक बार पेपर करते समय जो क्वेश्चन नहीं उनको टफ लग रहे हैं वो उसको छोड़ देते हैं और बाद में आके दोबारा क्वेश्चन को वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ये मानना है और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि ये स्ट्रेटजी कई बार इसमें यूपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहती है, क्योंकि जो उसके क्वेश्चंस हैं, अगर आप उसको हर क्वेश्चन को छोड़ते जाएंगे, ज़्यादातर क्वेश्चंस को छोड़ते जाएंगे और बाद में कोशिश करेंगे उसको अटैम्प्ट करने की, तो आपके पास इतना टाइम बाद में जाके नहीं बचता कि दोबारा आप उन क्वेश्चंस पे आ सकें। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर रहे हैं उसमें जो आपकी जो गट फीलिंग है, जो आपका जो खुद आपका जो माइंड बोल रहा है, तो उसमें आपको उसको सुनना बहुत ज़रूरी है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके आंसर्स पता थे, लेकिन उसमें यूपीएससी हॉल में जाकर, एग्जामिनेशन हॉल में जाकर वहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस में कमी के कारण उन्होंने सही क्वेश्चंस को भी गलत वहाँ पे मार्क कर दिया। अभी सोनू कुमार ने पूछा है कि सी सेट का इसमें क्या महत्व है। मैंने आपको पहले बताया कि सी सेट जो है उसमें 33% जो मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आपका प्रीलिम्स में जो जीएस का पेपर है वो चेक होता है, और उसमें अगर आप लगभग 50% मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं, जो 200 मार्क्स का प्रीलिम्स का जीएस का पेपर होता है, तो आप फिर मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। और सी सेट को लेके कई आर्ट्स बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके दिमाग में डाउट रहता है कि ये पूरा मैथ्स का एक पेपर है और उसमें करने में उनको दिक्कत रहेगी। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस पूरे एग्ज़ाम में चाहे वो प्रीलिम्स का हो जीएस का पेपर, चाहे वो आपका सी सेट हो, चाहे वो मेंस हो, उसमें किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड हो, चाहे वो मैथ्स बैकग्राउंड हो, साइंस बैकग्राउंड हो, उसके किसी भी स्टूडेंट को कोई भी एडवांटेज दूसरे के ऊपर नहीं है, ना किसी को भी एडवांटेज किसी से या किसी को किसी से कंपैरिजन में कोई लॉस है। आपको अपना एक सही प्रोसेस में इसको प्रिपरेशन करना है, और सी सेट में कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जो आर्ट्स बैकग्राउंड का जो एक कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, वो उसके आंसर्स उसको एक प्रिपरेशन के साथ उसमें ना कर सके। तो एक जो फोबिया है, जो डर है आर्ट्स बैकग्राउंड के दिमाग में एक सी सेट को लेके, उसको बिल्कुल ख़त्म करें। एक लॉजिकल रीजनिंग जो है उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिंपल अरिथमेटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो लॉजिकल रीजनिंग है वो आर्ट्स बैकग्राउंड में भी रहता है और साइंस बैकग्राउंड में ही रहता है। तो अगर आप उस डर को ख़त्म कर देंगे तो बहुत ही आसानी से सी सेट के पेपर को आप क्वालिफाई कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। और वो किस तरीके से डिटेल में करना है वो आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बताता रहूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं वो उसमें अपना जो भी फोबिया है उनके माइंड में, उसको वो हमेशा के लिए ख़त्म करें और बहुत आसानी से 33% मार्क्स जो है अचीव किए जा सकते हैं, उसके लिए मेहनत करें। साथ ही साथ जो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री है, अभी पूछा है हिमांशु भारद्वाज ने, तो उसके लिए जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो सफिशेंट हैं 11th-12th की। अगर आप उसको ध्यान से करते हैं तो उससे अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मैं आपसे फिर ये कहना चाहूँगा, पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि अगर आपने जो पहले के अगर पेपर देखे हैं, पेपर्स जो हैं आपके लास्ट 15 ईयर्स के, उसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक आध क्वेश्चन जो है वो अगर एनसीईआरटी से आपको नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए आप अलग से कोई बुक्स करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप उन बुक्स को इकट्ठा करते जाएंगे और उसको प्रिपरेशन को आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में करना पॉसिबल नहीं होगा। कई स्टूडेंट्स इसको एक टाइप से पंचवर्षीय योजना बना के आते हैं कि उसको प्रिपरेशन करते रहेंगे, 2 साल बाद हम प्रीलिम्स को टारगेट करते हैं, वो 4 साल बाद अगर मेंस में आप जो है अपेयर हो गए, तो वो कोई अचीवमेंट नहीं है। अपनी एक जो स्ट्रेटजी है वो इस तरीके से बनाइए कि 1 साल का जो एक आपका टाइम ड्यूरेशन है उसमें इस एग्ज़ाम को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में रहते हुए अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं अपने ग्रेजुएशन पीरियड में, तो आपको निश्चित रूप से एक एडवांटेज मिलती है जितना जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो कैंडिडेट्स जिन्होंने आज अगर अभी डिसाइड करते हैं और ग्रेजुएशन वो कर चुके हैं या पीजी कर चुके हैं, तो वो भी उनको कोई बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान नहीं है।
अभी सोनू ने फिर पूछा है सी सेट के लिए एनसीईआरटी मैथ पढ़ना जरूरी है। इसमें टीएमएच में टाटा मैकग्रा-हिल की एक बुक आती है, तो उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो सी सेट के लिए सफिशेंट है। तो इसमें एक जवाहर पब्लिकेशन की बुक भी आती हैं और भी 2-3 बुक्स हैं, तो कोई भी एक बुक सी सेट की आप उसमें ले लें जो बेसिक बुक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें सी सेट के मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे। सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग है। 33% मार्क्स अगर आप लाते हैं तो वही आपका एक एम होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम डिवोट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो मेन टारगेट है वो आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का होना चाहिए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो है वो पूरा फोकस प्रीलिम्स पे अपना करते हैं और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना ही वो एक बहुत बड़ा अपना एक अचीवमेंट अपने दिमाग में रखते हैं। तो उसमें जो पूरा एक एग्ज़ाम है उसको कैसे क्रैक करना है उस पर फोकस करिए। अभी विपिन चौहान ने मेंस के एग्ज़ाम के बारे में कहा है। मेंस में जो आपका जो इंग्लिश का जो क्वालिफाइंग जो पेपर है उसमें भी कई लोगों को फोबिया रहता है जो हिंदी बैकग्राउंड के हैं, और तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कोई डरने की ज़रूरत है। बहुत ही सिंपल इंग्लिश रहती है, बेसिक इंग्लिश रहती है, जिसको आपको क्वालिफाई करना है। उसके मार्क्स भी आपके ऐड नहीं होते हैं। साथ ही साथ जो आपका ऐसे का पेपर है उसमें ऐसे के पेपर में जो बेसिक टॉपिक्स हैं तो उसमें आप किस तरीके से एक पैराग्राफ की दूसरे पैराग्राफ से लिंकेज बना सकते हैं, कैसे आपके जो थॉट पैटर्न है जिस तरीके से सोच रहे हैं और एग्जामिनेशन हॉल में लिख रहे हैं उसमें एक कंटिन्यूएशन है। आप एक सेंटेंस हो चाहे वो एक पैरा हो, वो एक दूसरे से कैसे लिंक है, वो उस टॉपिक से कैसे रेलिवेंट है, वो एक मैटर करता है। साथ ही साथ आपको चाहे वो मेंस में जितने भी सब्जेक्टिव पेपर्स हैं उसमें कहीं भी आपको अपना नेगेटिव लैंग्वेज नहीं लिखना है, नेगेटिव थॉट्स नहीं लिखने हैं। यूपीएससी आपको इस बेस पे प्रेडिक्ट कर रहा है, इस बेस पे मार्क्स देने जा रहा है कि आप कितने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। आपको ना तो वो आपको एक कोई स्कॉलर बनाने जा रहा है पीएचडी, ना आपको उसने यूपीएससी ने आपको पीएचडी करानी है। उसमें आप एक एज एन एडमिनिस्ट्रेटर किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से आंसर लिखते हैं, वो मैटर करता है। इसमें निगेटिव नहीं लिखने का मतलब ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में, किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में या कुछ भी उसमें लिखा है आपको क्रिटिकली एग्जामिन, तो उसका मतलब अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो एक व्यक्ति कहता है कि ये इंस्टीट्यूशन बहुत ख़राब है, ये चीज़ बहुत ख़राब है, दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि ये चीज़ उतनी अच्छी नहीं है और उसको अच्छा किस तरीके से कर सकते हैं। तो हर समय जो आपका जो एक माइंड पैटर्न है वो हर समय किसी की बुराई करने में, क्रिटिसाइज़ करने में वो लगाना बंद करें। अगर अपने थॉट पैटर्न को ठीक करेंगे तो उस तरीके से आपके आंसर्स भी फ्रेम होंगे। तो अगर आप किसी चीज़ में कुछ भी कमी देख रहे हैं तो उसको ये बताएं कि ये चीज़ और अच्छी हो सकती थी, उसमें ये अच्छाई है, ये चीज़ और अच्छी हो सकती थी, और उसको अच्छा करने के लिए आपके अपने क्या सुझाव हैं। किसी चीज़ को आउटराइटली किसी को बुरा कहना या बुराई करना वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की पहचान नहीं है, और इसमें आपको मार्क्स भी मेंस में नहीं मिलेंगे। कई व्यक्ति बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके, बहुत किताबें करने के बाद, बहुत अच्छे नोट्स बनाने के बाद जब मेंस करके आते हैं, रिटन दे के आते हैं और अपने मार्क्स जब जोड़ते हैं तो उसको काफ़ी हाई साइड में रखते हैं, और जब उनके मार्क्स आते हैं तो वो काफ़ी कम रहते हैं। तो उसमें ये ध्यान रखें जो मैंने आपको बताया कि उनको लगता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से लिख के आए हैं, बहुत ज़्यादा लिख के आए हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि उनके एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से लिंक नहीं है, वो एक उनके जो थॉट्स पैटर्न है उसके अंदर एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, एक नेगेटिव उनकी एक सोच दिख रही है उसके अंदर, तो वहाँ चाहे कितना भी लिखाएंगे उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेंस में जो दूसरी कमी बाकी लोग करते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, उसमें उन्होंने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो उन्होंने अगर ग्लोबल वार्मिंग देखा उस क्वेश्चन के अंदर, तो वो पूरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इसमें वो ध्यान नहीं देंगे। सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग देख के उनको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जो कुछ भी पता है वो सब उसमें उतारना शुरू कर देंगे, और उसके बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको बड़े अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसको आपको ध्यान रखना है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है। मेंस में अगर आप एक भी वर्ड वेस्ट करते हैं उसके अंदर, तो वो एक आप खुद के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान कर रहे हैं, एंड इट्स ए क्राइम। अगर आप उसमें जो नहीं पूछा गया है उसका आंसर कर रहे हैं तो एक तो आप अपना टाइम भी ख़राब कर रहे हैं, और उसमें जो दूसरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, और उस क्वेश्चन में भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसको ध्यान रखें कि वर्ड्स का जो लिमिट है उसको बहुत ध्यान रखें, क्या लिखना है, नेगेटिव नहीं लिखना है वो ध्यान रखें, और सबसे ज़रूरी जो आपको आता है एग्जामिनेशन में वो नहीं पूछा जा रहा है।
जो पूछा जा रहा है उसके हिसाब से आपको जवाब देना है, मार्क्स आपको तब मिलेंगे। तो इसमें जो मेंस की जो प्रिपरेशन है उसमें जो जीएस है उसमें जो 4 पेपर्स हैं उसमें काफ़ी कुछ एक एथिक्स का पेपर भी ऐड किया गया है। तो आपका खुद का थॉट पैटर्न क्या है, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को चला रहे हैं और किस तरीके की आपकी सोच है, उसको अगर आप वो ठीक है तो उसमें भी आपको और बाकी लोगों से बेहतर मार्क्स मिलने की एक संभावना है। और उसमें कितनी तेज़ी से आप अपने माइंड को अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर्स काफ़ी होते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो हैं वो जीएस में, तो किस तरीके से आप स्विच ओवर कर सकते हैं और किस तरीके से अपने आंसर्स को बहुत तेज़ी से फ्रेम कर सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है। और ये आपको तब आएगा जब आप तैयारी करते समय घर पर आप खुद आंसर्स को लिख रहे हैं, एक वर्ड लिमिट के अंदर लिख रहे हैं, किस तरीके से फ्रेम करना है, वो आपकी प्रैक्टिस कैसी है, उसको घर पे करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक अच्छी कंपनी की आवश्यकता मैंने आपको पहले भी बताई थी, बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने आसपास सिर्फ उन लोगों को रखें जो बहुत ही पॉजिटिव हों, चाहे वो इस एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो लाइफ के लिए, चाहे वो खुद आपके लिए। अगर कोई भी नेगेटिव थॉट रखता है उस व्यक्ति से आप बिल्कुल दूर रहें, अन्यथा इस एग्ज़ाम को आप क्लियर कभी भी नहीं कर पाएंगे। अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखें। साथ ही साथ जो आपका एक हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ये सारे जीएस में आपके जितना है वो सारा पूछा जाएगा। लेकिन उसमें आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पीएचडी इसको स्कॉलर बनाने की यूपीएससी की कोई भी सोच नहीं है। तो उसमें एक बेसिक नॉलेज को आप किस तरीके से एज एन एडमिनिस्ट्रेटर देख पाते हैं और वो चीज़ आपको जानकारी है, इसको जज किया जा रहा है। तो इसमें किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, कई लोग ऐसा करते हैं कि मान लिया हिस्ट्री में उनको इंटरेस्ट आना शुरू हुआ तो हिस्ट्री की बुक उनके हाथ में आई तो 3 महीनों में वो हिस्ट्री पढ़ते रहे, ज्योग्राफी नहीं किया है, बाकी जीएस में चीज़ें नहीं करी। किसी को ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आ रहा है या किसी चीज़ से डर लग रहा है तो वो डर की वजह से वो चीज़ को करना वो नहीं कर पा रहा। तो ऐसा ना करें। आपको उस चीज़ में, क्योंकि आपको एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो आपको इस एग्ज़ाम के हिसाब से एडजस्ट होना है, एग्ज़ाम आपके हिसाब से एडजस्ट नहीं होगा। तो इसमें चाहे आपको इंटरेस्ट आए चाहे नहीं आए, आपको वो चीज़ करनी है। और अगर आपका एम ये है कि मुझे इसको किसी भी तरीके से इसको यूपीएससी क्लियर करना है तो आपको अपने आप उन चीज़ों में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो आप अपने टाइम का एक डिस्ट्रीब्यूशन करें वो बहुत ध्यान से करें कि हर सब्जेक्ट को इक्वल, मतलब जो उसका जो वेटेज है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जितने मार्क्स के पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से आपकी वेटेज हो। फॉर एग्जांपल, अगर मान लिया एनवायरनमेंट के अंदर 200 में से 10 मार्क के क्वेश्चन है और हिस्ट्री में मान लिया 30 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आपका जो टाइम जो है डिवोट करने का वो उसी प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ये नहीं कि जिसमें कम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें आपने 2 महीने लगा दिए, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन है उसको आपने कम टाइम दिया। तो इसलिए जो पिछले 15 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको बहुत ध्यान से स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और क्वेश्चन जो पेपर है वो आपको किताबों को स्टडी करने से पहले एनालाइज करना है। कई लोग किताबें जब पूरा कर लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन पेपर देखते हैं, वो एक अप्रोच सही नहीं है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम ख़राब होता है। तो पहले क्वेश्चन पेपर्स को ठीक तरीके से एनालाइज करें और उसके बाद आप स्टडी करना शुरू करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई और क्वेश्चन अभी पूछना चाहें तो पूछ लें। मैं आपके साथ लगातार आपको वीडियो भी प्रोवाइड करता रहूँगा प्रिपरेशन के संबंध में, और साथ ही साथ कभी कभी लाइव भी आपके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। अभी अगर कोई पूछना चाहें तो इसमें पूछ सकते हैं। Thank you, friends.